नमस्ते, मैं अंशुमन और इस चैनल वी द पीपल का मकसद है कि हम सुर्खियों के पीछे छुपे उन डायनामिक्स और नैरेटिव्स को समझें जो धीरे धीरे हमारे देश का डायरेक्शन तय कर रहे हैं। मैं आज बात करना चाहता हूँ इस क्रोनोलॉजी की कि किस तरीके से हमने अपनी एक मजबूत डिप्लोमेटिक क्रेडिबिलिटी को खुद कमजोर कर दिया है। डिप्लोमेसी का मतलब होता है कि देश की सिक्योरिटी, ट्रेड इंटरेस्ट और इंडिया के केस में एनर्जी सिक्योरिटी को दूसरे देशों के साथ लगातार नेगोशिएट करना। ये काम आमतौर पर बंद दरवाजों के पीछे होता है, पब्लिक की नजर से दूर, और कई सालों लग जाते हैं तब जाकर एक अंडरस्टैंडिंग, अग्रीमेंट या एक स्ट्रेटेजिक अलाइनमेंट तैयार होता है। और डिप्लोमेसी हमेशा हमारी एक ट्रेडिशनल स्ट्रेंथ रही है। कई दशकों में एक डेवलपिंग कंट्री होते हुए भी हमने अपने लिए एक सीरियस, क्रेडिबल और रिलेटिवली बैलेंस इमेज बनाई। हमारी पहचान ये है कि हम एक स्ट्रेटेजिक ऑटोनॉमी रखते हैं, एक रोग इम्पल्सिव मुल्क नहीं बल्कि बातचीत से म्यूचुअल अकोमोडेशन पर विश्वास रखने वाले और सॉफ्ट पावर वील्ड करने वाले। और जहां जहां जरूरत पड़ी है वहां ये डिप्लोमेसी काम भी आई है। 2008 मुंबई अटैक्स के बाद हमने पाकिस्तान पर बिना किसी मिलिट्री एस्केलेशन के सिग्निफिकेंट इंटरनेशनल प्रेशर बिल्ड किया और उसके टेरर इंफ्रास्ट्रक्चर को ग्लोबल स्क्रूटनी में लाने में कामयाब हुए। वहीं पाकिस्तान का बार बार इंटरनेशनल फोरम्स में कश्मीर का मुद्दा उठाने की कोशिशों को हम हमेशा नाकाम करने में सफल हुए। इसी तरह इंडो यूएस सिविल न्यूक्लियर डील एक बहुत लंबी सक्सेसफुल डिप्लोमेसी का नतीजा था, जहां दशकों के न्यूक्लियर आइसोलेशन के बाद हमने अपने लिए एक्सेप्शनल एक्सेस नेगोशिएट किया बिना एनपीटी साइन किए हुए, जो अपने आप में एक मेजर डिप्लोमेटिक अचीवमेंट था। और सबसे इंपॉर्टेंट बात यह रही है कि इंडिया में अक्रॉस पार्टीज ये समझ बनी रही है अब तक कि डिप्लोमेसी मिलिट्री की तरह देश के लॉन्ग टर्म इंटरेस्ट का डोमेन है, ना कि किसी एक पार्टी के इलेक्शन कैंपेन का एक्सटेंशन। जैसे इसका एक सिंबॉलिक एग्जाम्पल आपको 1994 में देखता है, जब नरसिम्हा राव सरकार ने ऑपोजिशन लीडर अटल बिहारी वाजपेयी को जिनीवा में इंडिया का केस रखने भेजा था, जब पाकिस्तान ने फिर से कश्मीर का मुद्दा उठाया था। और एक एग्जाम्पल दिखता है कि किस तरीके से वाजपेयी जी के दौर में शुरू हुआ इंडिया यूएस स्ट्रेटेजिक टाइज मनमोहन सिंह के दौर में सिविल न्यूक्लियर डील में स्मूथली तब्दील हुआ, बिना इसका अकेले क्रेडिट लेते हुए। पर 2014 के बाद इस डिप्लोमेसी को एक लीडर की ब्रांडिंग का हथियार बना दिया गया। एक बैकडोर डिस्कशन से एक पब्लिक स्पेक्टिकल में बदल दिया गया, जहां हर समिट, हर हैंडशेक, हर स्टेट विजिट को इस तरह प्रोजेक्ट किया गया जैसे 56 इंच पर एक नया मेडल लग गया। ट्विटर पर हर दिन पीएम और फॉरेन मिनिस्टर के लेजर आइज के मीम्स आ रहे हैं। पर जैसे मैंने कहा, डिप्लोमेसी दो या कई स्टेट्स के बीच सस्टेन नेगोशिएशंस होते हैं, जिसमें हर साइड्स के अपनी सेंसिटिविटीज, अपने डोमेस्टिक कंपल्शंस होते हैं, और आप इसे पब्लिक स्पेक्टिकल बना भी दो तो दूसरे साइड पे फोर्स नहीं कर सकते। दूसरा और शायद और भी डेंजरस टर्न तब आया जब हमारी डोमेस्टिक मेजॉरिटेरियन पॉलिटिक्स फॉरेन पॉलिसी भी डिटरमिन करने लगी। भारत के हिस्टोरिकल कोर इंटरेस्ट, स्पेशली एनर्जी सिक्योरिटी, रेमिटेंसेस, डायस्पोरा, शिपिंग रूट्स और रीजनल स्टेबिलिटी ओवरवेलमिंगली वेस्ट एशिया से जुड़े हुए हैं। लाखों भारतीय वर्कर्स गल्फ में काम करते हैं। हमारी ऑयल और गैस डिपेंडेंस भी इस रीजन में सबसे ज़्यादा है। ऐसे में डोमेस्टिक लेवल पर बढ़ता एंटी मुस्लिम रेटरिक और विजिलेंटी पॉलिटिक्स इन मुस्लिम मेजॉरिटी कंट्रीज में भी नोटिस शुरू होने लगा। जैसे 2022 में जब नुपुर शर्मा, एक रूलिंग पार्टी स्पोक्स पर्सन, ने प्रॉफिट मोहम्मद पर रिमार्क्स किए तो कतार, कुवैत, ईरान जैसे देशों से फॉर्मल डिप्लोमेटिक प्रोटेस्ट आए। ओआईसी ने भी रिएक्ट किया। फिर फॉरेन मिनिस्ट्री को डैमेज कंट्रोल में जाना पड़ा। पर इसका सबसे बड़ा इम्पैक्ट शायद इजराइल के साथ हमारी ओपनली बढ़ती दोस्ती का हुआ है। इजराइल के साथ हमारे स्ट्रेटेजिक और इंटेलिजेंस टाइज पहले भी थे और काफी गहरे थे, लेकिन पहले हम एक डेलिब्रेट बैलेंस मेंटेन करते थे। इजराइल के साथ कोऑपरेशन, साथ ही में पैलेस्टाइन के कॉज के साथ फॉर्मल सॉलिडारिटी, और ब्रॉडर अरब वर्ल्ड के साथ एक केयरफुल इक्विलिब्रियम। 2014 के बाद इजराइल के साथ प्रॉक्सिमिटी को हमने डोमेस्टिक आइडियोलॉजिकल सिग्नल का एक हिस्सा बना दिया, जिससे हमारी वो ट्रेडिशनल बैलेंसिंग पोस्चर काफ़ी वीकन हो गई। जैसे अक्टूबर 2023 के बाद गाजा क्राइसिस में पहले तो पीएम मोदी ने अनयूजुअली अर्ली और डायरेक्ट लैंग्वेज में इजराइल के साथ सॉलिडारिटी दिखाई। फिर जब ह्यूमैनिटेरियन कैटास्ट्रोफी डीपन हुई तो हमें अपनी लाइन मोड़नी पड़ी। अक्टूबर 2023 में यूएन जनरल असेंबली में ह्यूमैनिटेरियन ट्रूस रेजोल्यूशन पर इंडिया पहले तो एब्सटेन करता है, लेकिन दिसंबर में वही इंडिया इमीडिएटली ह्यूमैनिटेरियन सीज फायर की डिमांड करने वाली रेजोल्यूशन के फेवर में वोट करता है। यानी पहले ऑप्टिक्स का गेम चला और फिर हम स्ट्रेटेजिक रियलिज्म पर आ गए। और इसी बीच कनाडा के साथ निज्जा एलिगेशंस पर डिप्लोमेटिक रप्चर हुआ।
मालदीव्स ने ओपनली डिस्टेंस दिखाई और हमारे खुद के नेबरहुड में नेपाल से लेकर बांग्लादेश से भी रिपीटेडली फ्रिक्शंस उभरने लगे। मतलब जिस साउथ एशिया को हम अपना नेचुरल स्ट्रेटेजिक बैकयार्ड समझकर बेचते हैं, वहीं पर हमारा इन्फ्लुएंस फिसलता दिखने लगा। लेकिन इन डिप्लोमेटिक फ्रिक्शंस को इस तरह पेश किया गया जैसे दुनिया अब एक नए स्ट्रॉन्ग इंडिया से घबरा रही है। हर पुशबैक को इस बात का सबूत दिया गया कि अब देखो भारत इसी के सामने नहीं झुकता। यानी जहां ठंडे दिमाग से असेसमेंट और कोर्स करेक्शन होना था, वहां उसे भी गर्म जोश पॉलिटिकल थिएटर बना दिया गया। पर जब हमारी ये न्यू इंडिया डिप्लोमेसी के असली टेस्ट आए, तब सारी पैकेजिंग उतर गई। पहलगाम के बाद दुनिया ने हम लोगों को कंडेम तो किया, लेकिन हम पाकिस्तान को उस तरह आइसोलेट नहीं कर पाए जैसे 26/11 में कर पाए थे। और इससे भी ज्यादा कंसर्निंग बात यह थी कि उस छोटे से फ्लेयर अप ने यह दिखा दिया साफ साफ कि पाकिस्तान के पीछे तो चाइना खुला इंटरेस्ट और स्ट्रेटेजिक सपोर्ट देते हुए खड़ा है, पर हमारे 10 साल के हक डिप्लोमेसी के बावजूद कोई ऐसा विजिबल एलाय सामने नहीं आया। और खास तौर पे अमेरिका। जनता को मोदी ट्रंप की पर्सनल केमिस्ट्री एक महान स्ट्रेटेजिक एसेट की तरह बेची गई थी, पर ट्रंप ने ना तो पाकिस्तान को इस डिप्लोमेटिक आइसोलेशन में हमारा साथ दिया, बल्कि अब्रप्ट सीज फायर, जिसमें एलिजेडली शुरुआती लॉसेस के बाद एंड में हमारा अपर हैंड था, का ट्रंप बार बार क्रेडिट ले रहे हैं, जैसे हम भी पाकिस्तान की तरह कोई छोटे इनसिग्निफिकेंट देश हैं, अमेरिकन रेफरी पर निर्भर। न्यू दिल्ली को बार बार क्लैरिफाई करना पड़ता है कि कोई अमेरिकन मीडिएशन नहीं हुआ, और ट्रंप बार बार उसे निगेट कर देते हैं। और ये सब पब्लिकली हो रहा है, सबके सामने, इंस्टेड ऑफ बैकडोर डिस्कशंस टू आवर एम्बैरेसमेंट। फिर ईरान क्राइसिस के रन अप में ये तस्वीर और भी साफ दिखाई। पहले अमेरिका के प्रेशर में हमने रशियन क्रूड ऑयल परचेजेस कट कर दिए। फिर जैसे ही ईरान ने हॉर्मुज से हमारा गैस सप्लाई को चोक कर दिया, तो अमेरिका से हमें 30 दिन का वेवर लेना पड़ा दोबारा रशियन क्रूड खरीदने में, और पहले से कहीं ज़्यादा महंगे। इससे पहले कभी भी भारत ने अमेरिकन हेगेमनी के नीचे ऐसे सर नहीं झुकाया था। फिर ईरान वॉर में भी हम एक पपेट अलाई बने रहे। कहने को तो हमारे सबसे बड़े अलाइज अभी यूएस और इजराइल हैं, पर वॉर छिड़ने से 2 दिन पहले पीएम इजराइल में स्टेट विजिट कर रहे थे, और ऐसा नहीं लगता कि उनको कोई भी वार्निंग दी गई। बाद में इजराइल ने फेस सेविंग एक्सप्लेनेशन दिया कि ऑपरेशन के जाने के बाद फाइनलाइज हुआ, लेकिन इतना बड़ा कोऑर्डिनेटेड स्ट्राइक आर्किटेक्चर 2 दिन में हवा से खड़ा नहीं हो सकता। पर पीएम की दोस्ती बोले या वफादारी, वो बनी रही। उन्होंने आयतुल्लाह के असैसिनेशन पर कोई साफ आपत्ति क्या, एक स्टैंडर्ड शोक मैसेज भी दर्ज नहीं किया। लेकिन जैसे ही गैस क्राइसिस सामने आई और वेस्ट एशिया पे हमारी असली डिपेंडेंस खुलकर सामने आई, तो ये लाइन भी क्वाइटली पलटनी पड़ी। पर अब जब एक ये वर्ल्ड वॉर का शेप लेता हुआ क्राइसिस फाइनली छितराता हुआ दिख रहा है, तो इस सारी लॉयल्टी के बावजूद मीडिएटर पाकिस्तान आया। सिंबॉलिकली इसने भारत की उस पुरानी इमेज को झटका दे दिया है, जहां हमें इस रीजन में एक इंडिस्पेंसिबल बैलेंसर के रूप में देखा जाता था। और स्ट्रेटेजिकली जहां पाकिस्तान जैसा छोटा देश मीडिएशन का स्पेस ले गया है, वहां भारत, जिसके पास वेस्ट एशिया में पुरानी लेवरेज भी थी और अमेरिका इजराइल के साथ नई दोस्ती भी, एक डिपेंडेंट रिएक्टिव नेशन की तरह दिख रहा है, ना कि ये कोई इमर्जिंग वर्ल्ड ऑर्डर में एक एजेंडा सेटिंग पावर। आपको याद है किस तरीके से हमें हर समिट में दिखाते थे कि कैसे हमारे शेर पीएम ऐसे उंगली उठाकर वर्ल्ड लीडर्स को एक विश्व गुरु स्वरूप डायरेक्ट कर रहा है। पर शायद अभी हमारी रीच बांग्लादेश और नेपाल से भी ज्यादा नहीं। पर भक्त लोग अभी भी लगे हैं इस मोमेंट ऑफ क्लियर फेलियर ऑफ डिप्लोमेसी और शेम को एक स्ट्रेटेजिक विक्ट्री दिखाने में। उनका तो कोई इलाज नहीं है, पर हम सबके लिए एक मोमेंट ऑफ रेकनिंग है। सबसे पहले हमें डिप्लोमेसी को इस लेजर आइज जोकरी से वापस मैच्योर और सोबर स्टेट क्राफ्ट की तरफ ले जाना होगा। फॉरेन पॉलिसी को किसी एक लीडर या पार्टी के पर्सनालिटी कल्ट का एक्सटेंशन के बजाय फिर से हाईएस्ट ऑर्डर नेशनल इंटरेस्ट की तरह देखना होगा। ये काफ़ी सिग्निफिकेंट बात है कि ईरान के सीनियर लीडरशिप फिगर्स ने अपने पब्लिक स्टेटमेंट्स में पीपल ऑफ इंडिया का, ना कि गवर्नमेंट ऑफ इंडिया। मतलब अभी भी हमारा एक ट्रस्ट बैलेंस है उन मुल्कों के साथ जो हमारे एनर्जी और डिफेंस के लिए क्रिटिकल हैं, और वो हमें अभी भी एक विंडो ऑफ अपॉर्चुनिटी दे रहे हैं कि हम इस मूर्खता से उतरकर वापस बैलेंस, स्टेबल और म्यूचुअली रिस्पेक्टफुल रिश्ते फिर से खड़े करें।